Hello guys, this is Akanksha here. Welcome to all of you in Infotech Rehabilitation Channel. गाइस फिर से आज एक नई हॉन्टेड स्टोरी के साथ हाजिर हूँ और आज की जो स्टोरी है गाइस वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसके बहुत सारे एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस हॉरर स्टोरी का नाम है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, ये कई सारे एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगी और गाइस हर संडे शाम को 7 बजे आपको ये एपिसोड सुनने को मिलेगा, तो 7 बजे का इंतजार करिएगा हर संडे को। तो चलिए गाइस सुनेंगे आज की अपनी हॉन्टेड स्टोरी। लेकिन सुनने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए सुनते हैं आज की कहानी चेतावनी। श्रोताओं से अनुरोध है इस सेगमेंट को अकेले में रात में सुने और कमजोर दिल वाले इस फाइल को ओपन भी ना करें। अपना सारा सामान व्यवस्थित कर देने के बाद उज्जवल अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। काफी थक गया था वो। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की ही थी झपकी लेने के लिए, तभी उसका फोन बज उठा। जब उसने स्क्रीन देखी तो पाया कि उसकी माँ का फोन था। फोन रिसीव करते ही वो बोला, हेलो माँ, मैं शिफ्ट हो गया हूँ अपने नए अपार्टमेंट में। तभी दूसरी तरफ से माँ की डरभरी आवाज आई, इतनी जल्दी? अभी तो 3 दिन पहले ही वो कमरा देखा था। उज्जवल बोला, माँ बात ऐसी थी कि हमारे मालिक को जल्द जाना था विदेश, इसीलिए उन्होंने ये कमरा मुझे बहुत जल्दी दे दिया। माँ बोली, पर मैंने सुना है वो जगह सही नहीं है, वहाँ पर तुझे कमरा नहीं लेना चाहिए था। उज्जवल तसल्ली देते हुए बोला, अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मैंने जांच कर ली थी और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। माँ बोली, पर मुझे परविंदर ने तो अभी बताया है कि वो सोसाइटी भूतिया है, लेकिन हाँ मेरे कमरे के ऊपर जो कमरा है उसे भूतिया बोलते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे कहाँ रहने वाला हूँ। उज्जवल बोला, अरे ये आप किसकी बातें सुन रही हैं? वो परविंदर एजेंट है और किराएदारों को कमरा बेच करके अपना कमीशन लेता है और उसका इरादा भी मुझसे भी कमीशन कमाने का होगा। और यहाँ पे सभी लोग मुझे जीवित ही दिखे हैं, लेकिन हाँ मेरे कमरे के ऊपर जो कमरा है उसे भूतिया बोलते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे कहाँ रहने वाला हूँ। माँ बोली, लेकिन बेटे ये बुरी शक्तियाँ तो अपना प्रभाव आसपास की जगह पर भी छोड़ देती है। क्या उस कमरे से दूर कोई कमरा नहीं मिला तुम्हें? उज्जवल बोला, माँ आपको तो पता ही होगा, मुंबई में एक किराए का कमरा मिलना और ढंग का मिलना बहुत मुश्किल है और साथ ही साथ महंगा भी है। इस सोसाइटी में कुछ अन्य खाली कमरे थे पर उसके मालिक उसे किराए पर नहीं देना चाहते थे, लेकिन मेरे मालिक विदेश जा रहे थे इसलिए मुझे थोड़े सस्ते पर मिल गया। काफी शांत इलाका है ये और मेरे काम के लिए बहुत अच्छी जगह है। माँ बोली, पर बेटा जल्द से जल्द पूजा करवा लेना कमरे की, इससे सारी अलाबला तुमसे और कमरे से दूर रहेंगी। अपना ध्यान रखना बेटा। ये बोलकर माँ ने फोन काट दिया। उज्जवल ने फोन रखा और झपकी ले ली। उज्जवल एक इंटीरियर डिजाइनर था और मुख्यतः वो अपने घर से ही काम करता था, क्योंकि उसका काम जो है काफी कलात्मक था, इसीलिए नए आइडियाज के लिए उसे शांति भरी जगह चाहिए थी जहाँ वो बिना किसी बाधा के अपने काम को कर सके। पर मुंबई में ऐसी जगह ढूंढना काफी मुश्किल था। वो इससे पहले जिस स्थान पर रह रहा था वहाँ पे पहले काफी शांति थी, लेकिन पास में वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो गया मेट्रो का, जिसके कारण वहाँ पे हर दिन शोर होने लगा। उज्जवल ने अपनी झपकी पूरी की और अपना शाम का खाना बनाने लग गया। शाम का खाना खा करके वो अपने काम में लग गया। फिर करीब 11 बजे वो काम करके सो गया। पूरे दिन की मेहनत के बाद उज्जवल गहरी नींद में चला गया। यदि हाथी भी उसके कान के पास आके चिघाड़ता तभी भी उसकी नींद नहीं खुलती। पर अचानक क्या हुआ कि उसके कमरे में गर्मी बढ़ गई, पसीने से वो तरबतर हो गया। उज्जवल फौरन ही अपनी गहरी नींद से जाग गया। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। नई जगह पे आने के बाद लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, ऐसा उसने सोचा। उज्जवल ने एसी की जांच की तो वो पाया कि अच्छे से ही चल रहा था एसी। उसे फुल स्पीड में करके वो दोबारा सोने चला गया। कुछ पलों में ही वो सपनों के समुद्र में गोते खाने लगा। उज्जवल देख रहा था कि वो मुंबई की झील में कश्ती चला रहा है। धूप सुगम थी, हवाएं चल रही थी और आसमान साफ और बिल्कुल नीला था।
झील में से कुछ मगरमच्छ निकल करके उज्जवल की ही तरह कुछ आवाजें निकाल रहे थे। मालूम हो कि उससे वो कुछ कहना चाह रहे हो। आज का दिन तो बहुत सुहावना है। उज्जवल भी उन मगरमच्छों को देख करके मुस्कुराया। अचानक ही एक चिड़िया का झुंड एक पेड़ पे आके बैठ गया। बैठते ही सभी ने एक मधुर गीत गाना शुरू कर दिया। उसी से उज्जवल झूम उठा और नाचने लगा। मगरमच्छ भी नाचने लगे अपने तरीके से, लेकिन वो मधुर गीत धीरे धीरे बदलने लगा और असहनीय आवाज में बदल गया। वो आवाज भी तेज होती गई। आवाज के कारण वो दोबारा जाग उठा। वो आवाज भी अब भी उसे सुनाई दे रही थी। किसी शिशु के रोने की आवाज थी। ध्यान से सुनने से पता चल रहा था कि बच्चा पास के किसी ही कमरे से रो रहा था। उज्जवल को लगा कि वो बच्चा रात में जाग गया होगा। बच्चों के साथ अक्सर ये होता है, थोड़ी देर में बच्चे की माँ उसे चुप करा लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बच्चा काफी समय तक रोता ही रहा और रोता ही रहा। शायद 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। उज्जवल को लेकिन ये बात थोड़ी सी अजीब और डरावनी लगी। कारण ये था कि उस बच्चे के अतिरिक्त उसे अन्य व्यक्ति की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, जैसे कि उसके माँ और उसके पिता की। इससे उसके दिमाग में कई विचार आए, जिनमें से एक था उस बच्चे के माता पिता या तो उसे कमरे में अकेला छोड़ करके बाहर चले गए हैं, या फिर उनके साथ कुछ हो गया है जिसके कारण वो अपने बच्चे को चुप नहीं करा पा रहे हैं। शायद उनका कोई एक्सीडेंट हो गया हो या वो बेहोश हो गए हो। ऐसे में अकेला बच्चा भी खतरे में था। उज्जवल उस बच्चे की सहायता के लिए अपने बिस्तर से उठा ही था कि मन में एक अन्य विचार आ गया। क्या पता कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उज्जवल को एकदम से याद आया कि उसने कुछ ऐसे बच्चे देखे थे जो हमेशा रोते ही रहते थे, चाहे उन्हें कितना भी चुप करा लो। शायद वो बच्चा उन्हीं में से हो। फिर क्यों रिस्क लेना। लेकिन फिर उसने पल भर में सोचा कि अगर यहाँ पे किसी की जान खतरे में हो तो। इसीलिए उज्जवल जल्दी से उठा और अपने कपड़े जल्दी से बदले और वो अपने कमरे से निकल गया। बाहर कॉरिडोर में भी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, पर हल्की सी। उज्जवल को लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही थी। सबको इतनी रात में उठा करके पूछना भी सही नहीं लगा उसे। पहले तो अपने दाएं तरफ वाले कमरे में गया, फिर उनके मुख्य द्वार से कान लगा करके वो आवाजें सुनने लगा, लेकिन उसे अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। इसके बाद वो बाई तरफ वाले कमरे के साइड गया, उनके दरवाजे पर कान लगा करके सुनने लगा, लेकिन उस कमरे में से भी कोई आवाज नहीं आई। उज्जवल इससे पहले उस द्वार से अलग हो पाता, लेकिन उससे पहले उसे एक रूपदार आवाज सुनाई पड़ी। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो वहाँ? उज्जवल हड़बड़ा करके पीछे हटा और बाई तरफ देखने लगा। कॉरिडोर की बाई तरफ सीढ़ियां थी, जिससे कि वहां से एक व्यक्ति चला आ रहा था। उस व्यक्ति ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा था शायद वो व्यक्ति अभी अभी ऑफिस से आया है। कॉरिडोर में उस समय कुछ ही ट्यूबलाइट्स जल रही थी, जिससे कि कॉरिडोर में ठीक ठाक उजाला था। उस रोशनी में उज्जवल ने देखा कि वो व्यक्ति करीब 30 साल का गेहूं रंग का आदमी था। उसने एक चश्मा पहन रखा था और उसके लंबे बाल थे, जिन्हें वो तेरे नाम के सलमान खान की तरह लगता था। उज्जवल उस समय द्वार से दूर हट गया था और बीचों बीच कॉरिडोर में खड़ा हो गया था। उस व्यक्ति के पास आते ही उज्जवल बोला, जी मेरा नाम उज्जवल मलिक है, आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा रूम नंबर 102 है। वो व्यक्ति उज्जवल को संशय भरी नजरों से देखता रहा और फिर बोला, वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ पे कान लगा करके क्या सुन रहे थे? ये तो रूम नंबर 101 है, यहाँ तो मिस्टर एंड मिसेस बर्मन रहते हैं। ये नाम सुन करके उज्जवल को आज सुबह की बात याद आ गई। जब वो शिफ्ट हो ही रहा था, तब उसने एक बेहद ही खूबसूरत महिला को उस कमरे में जाते हुए देखा था। शायद ही वो ही मिसेस बर्मन थी। उज्जवल ने समझाते हुए कहा, शायद आप कुछ गलत ही समझ रहे हैं, मैं एक पढ़ा लिखा सभी लड़का हूँ, मैं ये सब हरकतें नहीं करता। मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी काफी वक्त से, जिस कारण मेरी नींद में खलन पड़ रहा था, तो सोचा कि उस बच्चे के अभिभावक से बात कर लूं। वो व्यक्ति इस बार कुछ कठोर लहजे में बोला, कहानी अच्छी है पर कमजोर है। जब से मिस्टर वर्मा शादी करके अपनी पत्नी लेकर आए हैं, तब से यहाँ पे हर दिन आवारा लड़कों का तांता लग जाता है। मैंने सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर मल्होत्रा से कहा था सुरक्षा बढ़ा देने के लिए, पर उन्होंने तो ऐसा कोई कमरा दे दिया। अपने ऊपर लगते ही इस बेबुनियाद इंतजाम के कारण
उज्जवल को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, देखिए जनाब, आप जो भी हैं, मैं इस तरह के लांछन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके पास सबूत क्या है? मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। और वो व्यक्ति बोला, कौन बच्चा? मुझे रोने की किसी की आवाज नहीं आ रही है। उज्जवल कुछ उत्तर नहीं दे सका। सच में रोने की आवाज गायब हो चुकी थी। वो व्यक्ति बोला, शायद आपकी कंप्लेन मुझे मिस्टर मल्होत्रा से करनी पड़ेगी, तभी मिसेस बर्मन और सोसाइटी की सभी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी। उज्जवल कोई प्रतिवाद नहीं कर सका। उसके पास अपने बचाव के लिए कुछ था ही नहीं। वो इस समस्या से निकलने के बारे में कुछ सोचने ही लगा था और जल्द ही उसके सामने उत्तर आ गया। उज्जवल जो पहले रक्षात्मक रवैया अपनाए हुए था, अब आक्रामक बन गया। उसकी आंखें हिम्मत से चमकने लगी और शरीर में विश्वास भर गया। वो कड़क कर बोला, अच्छा तो आप कौन हैं? आपके पास क्या हक है सोसाइटी के मामलों में दखल देने का? आप तो कोई बाहरी भी तो हो सकती हैं। ये सुन के वो व्यक्ति उज्जवल से बोला, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा नाम है नीरज कनौजिया और मैं रूम नंबर 211 में रहता हूँ। ये है मेरी आईडी। नीरज ने अपनी आईडी दी, उसमें इसी सोसाइटी का पता था। फिर नीरज चेहरे पर जीत के भाव लिए बोला, पता चल गया ना कि मेरे पास क्या हक है? अब चलो। ये कहते हुए धीरज बोला, लेकिन उसी समय उज्जवल बोला, ठीक है चलते हैं सेक्रेटरी साहब के पास। जरा हम भी तो जाने कि आप रात के 3 बजे अपने रूम की बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को इतना लेट छोड़ती है? सीढ़ियों से कॉरिडोर देखा नहीं जा सकता। ऐसे में मुझे आप देख करके यहाँ पर आए, ये तो मुमकिन नहीं है। यानी कि आप खास कारण से ही इसी फ्लोर पर आए, शायद मिसेस बर्मन के कमरे में ताक झांक करने के लिए। उज्जवल की बात सुन करके धीरज का पूरा शरीर क्रोध से कांप उठा। वो कुछ क्षण तक उज्जवल को खा जाने वाली नजरों से देखता रहा। कुछ कहने के लिए वो अपना मुंह बीच बीच में खोलता रहा, शायद कोई बहाना सूझ रहा था, पर थक कर वो बोला, ठीक है इस बार जाने देता हूँ, पर अगली बार रात में भटकते हुए मुझे यहाँ पर ना मिलना। फिर गुस्से से पैर पटकते हुए धीरज चला गया। उज्जवल ने उसे जाते हुए कहा, सेम टू यू। तो गाइस, ये थी चेतावनी का पार्ट 1 और ऐसी हम कई सारे एपिसोड के साथ आपको मिलेंगे हर संडे शाम को ठीक 7 बजे। ऐसे ही सुनते रहिए आकांक्षा के साथ इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, स्टोरी पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलेंगे गाइस नए एपिसोड के साथ नेक्स्ट संडे शाम को 7 बजे। थैंक यू।